महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा संगोष्ठी में दूसरे और तीसरे सत्र के वक्ताओं ने दर्शन शास्त्र और विज्ञान के ऊपर जो वक्तव्य दिए, आप इनको जरूर सुने और सुन के समझें और बताएं कि आपको कैसा लगा। साथ में आप इनके सारे वीडियो हमारी YouTube चैनल सदीनामा में देख सकते हैं और इनको आप पूरा अगर सुनना चाहें तो YouTube चैनल पे लाइव सुन सकते हैं। धन्यवाद साथियों। सदीनामा आपका इंतजार करेगा कि आप हम इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक सलाहकार समिति गठित हुई थी विश्वविद्यालय को प्रभावित करना हमारे परिवार के। पहले थोड़ा सा विलंब दर्शन शास्त्र विभाग, लेकिन फिर भी वो परसिस्ट। तो जब तक हम उन अस्तित्वगत प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते तार्किक ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से, तब तक धर्म बना रहे। क्योंकि आपने देखा कि रूस में रिवॉल्यूशन के बाद धर्म पे काफी रोक लग गई, लेकिन जब रूस में कम्युनिज्म का शासन गया तो फिर धर्म की वापसी। सारी दुनिया में धर्मों की वापसी क्यों हो रही है, ये सवाल उठा और ये सवाल अमेरिका जी के साथ भी उठा। और ये जो सवाल है ये आइडेंटिटी से भी जुड़ा हुआ है, धार्मिक और कल्चरल आइडेंटिटी से, और इसको आप अलग नहीं कर पाए। और ये खतरा बराबर बना हुआ है और सभी देशों में, हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि धर्म के साथ हमने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जोड़ा है। अब हम कल्चर की बात नहीं करते, हम कल्चरल नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। और उस आइडियोलॉजी से हम जो पश्चिम से जो हमारी मॉडर्निटी आई है, जिसको अक्सर हम लोग कहते हैं कि ये हमारी सारे फसाद का जड़ है, उससे लड़ना चाहते हैं, अपनी अस्मिता बचाना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मूल उत्थानवाद, मूल तत्ववाद, रिलीजियस नेशनलिज्म और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये सब एक पुस्तक का जिक्र नहीं हुआ। 2 वर्ष पूर्व मेरी पुस्तक आई थी ऐसे प्रोजेक्ट से, लिविंग टुगेदर आइडेंटिटी। अवधेश व्यास जी, मित्र राकेश जी, आशुतोष व्यास जी, संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल जी, अमित जी और सभी मित्रगण, सुबह के उद्घाटन सत्र में जो एक शौक है ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, चली जाएगी, ये साधारण शौक नहीं है। हमें नहीं लगता कि हिटलर मरते समय क्या सोच रहा होगा जब अपना वो गोली मार रहा होगा। तो अपने बारे में अच्छा तो कम से कम नहीं ही सोच रहा होगा कि वह, क्योंकि कुछ भी हो यह दुनिया है और खूबसूरत है। वह किसी दृष्टि से बात करे, वो पश्चिम से करे, पूर्व से करे, अलग अलग कोण से देखे। हाथी अंधे का जो कंसेप्ट है जैन दर्शन में, कान समझे दुनिया को, सूर समझे, ला के कहे कि यह भी नहीं है, इसके भी आगे है, सब तो नहीं समझे, लेकिन नष्ट तो नहीं होने देना चाहेगा। या पूर्व और यह पश्चिम जो है, दोनों हम विवेक कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत भौतिक आध्यात्मिक तत्व आपको नीचे। अपने राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद वक्तव्य में हमें याद दिलाया था कि जो औपनिवेशिक मानसिकता है
वह हमें दो स्थितियों में छोड़ देती है। या तो हम आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा, आत्म गौरव, आत्मगर्व की स्थिति में चले जाते हैं, या फिर जो है हम अपने आप को अतिहीन, आत्म संशय, आत्महीनता की अवस्था में अपने आप को पहुंचा देते हैं। तो हम कैसे इन दोनों स्थितियों में ना जाएं और फिर भी इस ज्ञान की परंपरा में, ज्ञान की खोज में अनवरत चलते रहें। ये इस टैगोर की इस उक्ति को ध्यान रखते हुए भी मैं अपने वक्तव्य को एक सीमा प्रदान करूंगा। भर्तृहरि ने वाक्पदीयम ब्रह्मकांड में ही हमें यह भी बताया था कि शब्द जो ब्रह्म रूप है, जिसकी एक ब्रह्म रूपता है, जिससे संपूर्ण जगत का, कुछ लोग बोलते हैं परिणाम हुआ है, अलग अलग व्याख्याकार भाष्यकार रहे हैं। आपको आप जानते ही होंगे कि भारत में जो ज्ञान की परंपरा है या ज्ञान की प्रणालियां हैं, वो टीका, टिप्पणियां, भाष्य, वार्तिक, इन सब से जो है पल्लवित और पुष्पित हुई है। तो विज्ञान के सामान्यीकरण के सिद्धांत को लेकर अपनी बात समझाई। विभिन्न रंगों, नस्लों और जातियों के सभी मनुष्यों को लेकर एक सामान्य धारणा बनती है कि सभी मानव हैं। इसी प्रकार तमाम जीवों जंतुओं से लेकर मनुष्यों तक को लेकर एक सामान्य धारणा बनती है कि सभी प्राणी हैं। इसी प्रकार विकासवाद की धारणा बताती है कि सारी सृष्टि विकास का परिणाम है, सृजन का नहीं। स्वामी जी कहते थे वेदांत में क्रिएशन नहीं है, प्रोजेक्शन है। सृष्टि से परे किसी देवी देवता की धारणा नहीं चलेगी। कहीं ने बैठकर उसने सृष्टि की रचना कर दी, ये वेदांत की धारणा नहीं है। वेदांत का धर्म जिस चरम सामान्यीकरण पर पहुंचता है वह सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है। समस्त जीव, अजीव, जड़, चेतन सब के अंतर्गत है। चित्त विकास क्रम के अनुसार सभी प्राणियों और मनुष्यों में ज्ञान के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। स्वामी जी ने आगे एक महत्वपूर्ण बात कही कि आधुनिक विज्ञान जिस तथ्य का बार बार पुष्टिकरण कर रहे हैं वह यह है कि हम सब एक हैं, देह, मन, आत्मा, तीनों। देह की रचना से लोग आते हैं हमारे पास और हम चाह रहे थे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले सुबह के सत्र। वो तत्व हैं जो ये बताते हैं कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जिस पर हम इस सत्र में बात कर रहे हैं, वो क्यों जरूरी है। एक बहुत बड़ा नाम आता है अरस्तु का। अरस्तु के शिष्य का भी नाम आता है। एक नाम आता है चाणक्य का, उनके भी शिष्य का नाम। जब अरस्तु के शिष्य की हम यात्रा देखते हैं, मात्र 30-40 साल की यात्रा है, उसमें देखते हैं कि जैसे जैसे वो शिष्य संस्कृति से अलग हटते चला गया, उसकी महानता नीचे चली गई। और संस्कृति और भाषा किस तरीके से दूसरे व्यक्ति को खा जाती है, किस तरह संस्कृति खत्म हो जाती है, किस तरह व्यक्ति खत्म हो जाता है, उसका सीधा उदाहरण है कि मकदूनिया से चलने वाला फिलिप का बेटा, जो हर सिपाही को कहता है कि तू मेरा दोस्त है, लड़ते चला जाता है, एशिया माइनर पहुंचता है। एशिया माइनर पहुंचने के बाद में ईरान पर कब्जा करता है, इजिप्ट पर कब्जा करता है, और वहां तक पहुंचते पहुंचते वो सोचने लगता है कि हमारी जो विचारधारा थी वो गलत थी, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और मेरे सामने अब कोई बात नहीं कर सकता, मेरा कोई सेनानायक मुझे आदेश नहीं दे सकता। और यहाँ तक कि ईरान जिसको कहते हैं, फारस जिसको कहते हैं, फारस के राजमहल में उसका सेनापति कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ तमाम युद्ध लड़े हैं, मैं नहीं होता तो तुम नहीं होते। वो कहता है कि वो संस्कृति चली गई, हम अभी जिस संस्कृति में हैं, और उसकी वो हत्या कर रहा है। भारत तक आता है, भारत में जो सैनिक कहता है कि हम यहाँ लड़ना नहीं चाहते, तीसरे दिन वो सैनिक गायब हो जाता है। और वो किताब आई थी, वेस्टर्निज्म, शविज्म एंड माइनर रिलीजियस सिस्टम 1913 में। यहाँ तक कि हमारे यहाँ शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है,
उसमें भी अगर आप देखिएगा 1929 में, वहां भी वो बिजली की चमक वाली बात करते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो जॉर्ज ग्रेसन ने लिखा था, वहां से कुछ प्रभाव वो ग्रहण करते हैं। या इस तरह का जो प्रभाव भारतीय विद्वानों पर पड़ा है। इसके अलावा आप देखिएगा इतिहासकार ताराचंद है, उनकी किताब है इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर। एक वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है, बहुत बड़ा वर्ग है ऐसा जो मानता है कि जो भी अच्छी चीजें हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में, वह यूनान से, यूरोप से और इस्लाम से आई हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह के जो नैरेटिव्स हमारे यहाँ बना है डीकोलोनाइजेशन के जरिए, औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा जिस तरह का नैरेटिव डेवलप किया गया है, क्या भारतीय ज्ञान परंपरा, इतिहास, धर्म, संस्कृति संबंधी जो ये धारणाएं स्थापित कर दी गई हैं, उसको कहाँ तक डिकोड करने में सफल हो पाती है। दूसरी बात है जो मैं बताना चाहूंगा, जो मेरा दूसरा बिंदु है, डिमिस्टिफिकेशन। अब देखिए